इस वीडियो में हम देखेंगे झीलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक्स के बारे में देखेंगे। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर प्राकृतिक झीलें हैं और कृत्रिम झीलें हैं। क्या क्या है? प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। जल की प्रकृति के आधार पर कौन से झीलें? खारे जल की झीलें हैं और मीठे जल की झीलें हैं। फिर उत्पत्ति के आधार पर देखो, भूकंप निर्मित झील है, कोई भूकंप से बने हैं। वलन से निर्मित झीलें हैं, भ्रंशन द्वारा निर्मित झील है, दरार घाटी की झीलें हैं, हिमानी झीलें हैं, गोखुर झीलें हैं, जलोढ़ झीलें हैं और डेल्टा झीलें हैं। विश्व में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ताजे जल की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील है। कौन सी है? सुपीरियर झील है। आगे, विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है? ये बैकाल झील है। कौन सी है? बैकाल झील है। विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है बैकाल झील। रूस गहराई है 1642 मीटर, 1642 मीटर है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ये जाम्बेजी। कौन सा है? जाम्बेजी। नियाग्रा जलप्रपात कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है। नियाग्रा फॉल कहाँ है? कनाडा व संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य में स्थित है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर खारे जल की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? ये कैस्पियन सागर है। कौन सी? कैस्पियन सागर है। प्रसिद्ध अंगुलीनुमा झील फिंगर लेक। अंगुलीनुमा झील फिंगर लेक किस देश में स्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ये टोटल 11 झीलों का समूह है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात है। ग्रेट सॉल्ट लेक किस श्रेणी की एक झील है? दरार घाटी रिफ्ट वैली की एक झील है ग्रेट सॉल्ट लेक। आमू दरिया और सिर दरिया किस झील में गिरती है? ये आमू दरिया और सिर दरिया अरल सागर झील में गिरती है। विश्व की सर्वोच्च जलप्रपात एंजिल है, वेनेजुएला में। फिर टुगले है, दक्षिण अफ्रीका में। योसेमाइट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सुंदरलैंड है, न्यूजीलैंड में। नहीं, सुदरलैंड। फिर है वोलोमोम्बी है, ऑस्ट्रेलिया में। गेवन ये फ्रांस में है। टाइसे फालेन ये नॉर्वे में है। रिचेनबेक स्विट्जरलैंड में है। फिर मर्सल्फ होसेन है, नॉर्वे में है। रिब्बन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? कैस्पियन सागर ये कहाँ स्थित है? कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान, इतने सारे ये टच करते हैं कैस्पियन सागर को। फिर सुपीरियर है, कनाडा वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। विक्टोरिया है, युगांडा, केन्या एवं तंजानिया में है। युगांडा, केन्या वो तंजानिया। सुपीरियर, कनाडा वो संयुक्त राज्य अमेरिका। फिर ह्यूरॉन है, ये कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ह्यूरॉन। मिशिगन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट बियर कनाडा में है। ग्रेट स्लेव ये कनाडा में है। ईरी है, कनाडा वो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। विनिपेग है, कनाडा में है ये। ओंटारियो है, कनाडा वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ओंटारियो। आगे हमारा है लाडोगा, ये रूस में है। लाडोगा। बालखश है, कजाकिस्तान में है। कहाँ है? कजाकिस्तान में है। ओनेगा है, रूस में है। अथाबास्का है, कनाडा में है। रेंडियर है, कनाडा में। इसिक-कुल है, किर्गिस्तान में है। अल्बर्ट है, युगांडा वो कोंगो में है। मनीटोबा है, कनाडा में है। ग्रेट सॉल्ट है, अमेरिका में। वुड है, कनाडा वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लुडविग नहर, लुडविग कैनाल दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग इंटरनल वाटरवे के रूप में प्रयोग की जाती है लुडविग नहर को। अब जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे। डेविस जल संधि किन दो जल क्षेत्रों को जोड़ती है? ये बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी व अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सी जल संधि स्टेट यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर करती है। कौन सी? जिब्राल्टर यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को बेरिंग जल संधि
जोड़ती है। जो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी जल संधि बेरिंग स्ट्रेट जोड़ती है? हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज स्ट्रेट कहाँ स्थित है? ये फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। और ऐसे भी याद रखना, जो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ये सब में क्या है? तेल का बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्रोत है, बहुत सारे सोर्सेस है। तो क्या है कि इसको याद कैसे रखना है? जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट है तो तेल खरीदते हैं ना, वहाँ से अधिकतर तेल का निर्यात होता है। तो हाउ मच उससे हॉर्मुज स्टार्ट रखना, मतलब हाउ मच कितना रुपया लगेगा तेल का, ऐसे टाइप का में हॉर्मुज स्ट्रेट याद रखना है। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सा जल डमरू पृथक करता है? बेरिंग करता है। बेरिंग, ये बेरिंग है। कौन सा है? बेरिंग है। और रिंग ऑफ फायर भी यहीं पे है ना। रिंग ऑफ फायर जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा वोल्केनोज या फिर भूकंप आते हैं, रिंग ऑफ फायर बेरिंग में ही है। तो उससे रिंग ऑफ फायर, रिंग आ रहा है, रिंग से बेरिंग करना है, इसे याद रखना। 6 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को पृथक करता है? ग्रेट निकोबार को और सुमात्रा इंडोनेशिया को। 6 डिग्री है ये, किसको? ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया को अलग करता है। इंग्लिश चैनल में उत्तरी सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये डोवर जल संधि जोड़ती है। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को डोवर जल संधि जोड़ती है। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग डोवर जल डमरू मध्य से निकाली गई है। देखो, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ने वाली सुरंग डोवर जल डमरू मध्य से निकाली गई है। पाक जल डमरू, पाक स्ट्रेट किन दो जल राशियों के मध्य स्थित है? ये मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी है। इसके बीच है? मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है? ये बाबा अल मंडेब है। बाबा अल मंडेब है। जोहार जल संधि किन देशों को पृथक करती है? सिंगापुर को मलेशिया से करती है। आगे हमारा विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, ये मलक्का जल संधि है। कहाँ से कहाँ तक है मलक्का जल संधि? ये अंडमान सागर व दक्षिण चीन सागर में है। इंडोनेशिया, मलेशिया में अवस्थित है ये। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच है। सुंडा जल संधि जावा सागर व हिंद महासागर के बीच है। इंडोनेशिया में अवस्थित है ये। युकोटन जल संधि ये कहाँ है? मेक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर में है। मेक्सिको, क्यूबा। फिर ओरंटो जल संधि ये एडियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर में है। इटली और अल्बानिया में है। बाबा अल मंडेब जल संधि ये कहाँ है? लाल सागर अदन की खाड़ी में है। ये नहीं, सॉरी, लाल सागर अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ये यमन और जिबूती में है। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में है और किसको जो हिंद महासागर को जोड़ती है और अवस्थित है मोजाम्बिक मेडागास्कर को जोड़ती है, अवस्थित है वहाँ पे। नॉर्थ चैनल ये कहाँ है? नॉर्थ चैनल आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आयरिश सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और अवस्थित है आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है। फिर है टर्च जल संधि ये किसको जोड़ती है? आराफुरा सागर व पपुआ की खाड़ी को जोड़ती है। ये अवस्थित है पपुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। बोस जल संधि ये तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है। अवस्थित है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। बेरिंग जल संधि ये बेरिंग सागर एवं चुकची सागर को जोड़ती है। चुकची सागर और अवस्थित है अलास्का, रूस में अवस्थित है। वास्पोरस जल संधि ये काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ती है और अवस्थित है तुर्की में। डेविस जल संधि ये कहाँ है? बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये अवस्थित है ग्रीनलैंड और कनाडा में स्थित है। डेनमार्क जल संधि ये कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक एवं आर्कटिक महासागर को जोड़ती है और अवस्थित है ग्रीनलैंड, आइसलैंड को में अवस्थित है ये। आगे हमारा डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है ये और कहाँ अवस्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस में अवस्थित है। फ्लोरिडा जल संधि ये मेक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यूबा में है। हार्मुज जल संधि ये हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है और ये ओमान और ईरान में है। हडसन जल संधि ये है हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये कनाडा में है। जिब्राल्टर जल संधि ये भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ये स्पेन, मोरक्को में है।
मैगलन जल संधि ये प्रशांत व दक्षिण अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये चिली में है। फवेक्स जल संधि दक्षिण प्रशांत महासागर एवं तस्मान सागर को जोड़ती है, ये न्यूजीलैंड दक्षिण द्वीप स्टीवर्ट द्वीप को जोड़ती है। फिर है फार्मोसा जल संधि, ये दक्षिण सागर पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है, ये चीन ताइवान के बीच है। मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से पृथक करती है तथा अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ती है, ये मलक्का जल संधि। आगे हमारा है प्रमुख नहरें व बांध, मेजर कैनाल एंड डैम्स। पनामा शहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं कैरेबियन सागर को ये जोड़ती है। किस नहर को एशिया व अफ्रीका महाद्वीप के मध्य की सीमा रेखा माना जाता है? ये स्वेज नहर को माना जाता है। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोत वाहक नहर, कंटेनर कैरियर ये कैनाल है। स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी पोत वाहक नहर, कंटेनर कैरियर कैनाल है। सू नहर सू कैनाल किन दो झीलों को जोड़ती है? सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ती है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर कौन सा पत्तन स्थित है? यह पोर्ट सईद द स्वेज पोर्ट ये स्थित है। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व की सबसे बड़ी बांधों में से एक है। पराना नदी पर निर्मित इतेपू बांध विश्व की सबसे बड़ी बांधों में से एक है। यह ब्राजील और पराग्वे दो देशों की संयुक्त परियोजना है। असवान उच्च बांध असवान हाई डैम कहाँ स्थित है? ये मिस्र में नील नदी पर है। ये कील नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। विश्व की सबसे लंबी समुद्र सेतु बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? ये जियाओजू घाटी में, जियाओजू घाटी में बनाया गया। विश्व की सबसे लंबी समुद्र सेतु बनाया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यालोंग नदी पर निर्मित जिनपिंग वन डैम चीन। असवान बांध अवस्थित है कहाँ है? ये मिस्र में है। ये विश्व के प्रमुख बांध के बारे में पढ़ेंगे। नूरेक ये वक्स नदी पे है, रूस में है नूरेक। भाखड़ा सतलज नदी पे है, ये भारत में है। फिर है कुरोबेगावा ये कुरोबे में है, कुरेबे नदी में है, जापान में है। फिर काबोराबासा ये कहाँ है? ये जाम्बेजी नदी पे है, जाम्बिया में है। करीबा बांध ये जाम्बेजी नदी पे है, जाम्बिया देश में है। आसवान ये नील नदी पे है, ये मिस्र देश में है। ओकोसोम्बो ये वोल्टा नदी पे है, देश है घाना। ग्रांड डिक्सेंस ये है डिक्सेंस पे है और ये स्विट्जरलैंड देश में है। फिर है वेजोंट ये वेजोंट नदी पे है, देश है इटली। ओरोविले ये किस नदी पे है? ये फीदर नदी पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अवस्थित है। हुबर बांध कहाँ पे है? ये कोलोरेडो नदी पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर है वरागंबा ये वरागंबा बांध है, वरागंबा नदी पे है और ऑस्ट्रेलिया देश है। विश्व की प्रमुख नहरें व उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं? स्वेज नहर स्वेज कैनाल लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। जो स्वेज कैनाल है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये मिस्र में अवस्थित है। पनामा कैनाल ये कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, पनामा में है ये। फिर है वोल्गा डान नहर वोल्गा डॉन कैनाल ये रोस्टोव और स्टालिनग्राद को जोड़ती है, रूस में है ये। कील नहर कील कैनाल कहाँ है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, ये जर्मनी में है। उत्तरी सागर नहर नॉर्थ सी कैनाल ये है उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम को ये जोड़ती है और जर्मनी में है। ईरी नहर ईरी कैनाल हडसन नदी और ईरी झील को जोड़ती है, अमेरिका में है ये। सू नहर सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ती है, ये अमेरिका में है। केपी नहर ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है, भारत में है ये। गोटा नहर गोटा कैनाल स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग को जोड़ती है, ये स्वीडन में है। मैनचेस्टर नहर मैनचेस्टर और लिवरपूल को जोड़ती है, ये ग्रेट ब्रिटेन में है। बेलेंड नहर
ये ईरी और ओंटारियो को जोड़ती है, अमेरिका में है। पनामा नहर, पनामा कैनाल अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है ये। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण है, जायंट कवर ऑफ गैसेस है, जो पृथ्वी का अंग है और इसे चारों तरफ से घिरे हुए वायुमंडल कहलाते हैं। ये सब क्या है? वायुमंडल। अब बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर, इसमें 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। देखो ये बहिर्मंडल है, ये मध्य मंडल है, फिर है समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की परतें। ये हमारा है, देखो वायुमंडल की परतें हैं। ये माउंटेन है, बारिश हो रही है, बारिश वगैरह ये सब कहाँ हो रहा है? ये क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर में हो रहा है। और जो इसमें है 15 डिग्री सेल्सियस से -56.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है। उसके बाद समताप मंडल में, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है? यहीं पे प्लेन वगैरह सब उड़ते हैं, ठीक है। और ये इसी में ओजोन मंडल है, और इसी में ये कितने किलोमीटर तक है? देखो जो क्षोभ मंडल है ये 13 किलोमीटर तक है, और जो समताप मंडल है 50 किलोमीटर तक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है? देखो, और यहाँ पे देखो एक बात नोटिस करना, 15 डिग्री सेल्सियस से -56 डिग्री सेल्सियस जाता है। और देखो -56 से -2 डिग्री सेल्सियस यहाँ का समताप मंडल का, यानी कि नीचे वाले में क्षोभ मंडल में क्या हो रहा है? टेम्परेचर ऊपर ऊंचाई के साथ घट रहा है, लेकिन समताप मंडल में टेम्परेचर ऊंचाई के साथ वो बढ़ रहा है, मतलब माइनस से -2 तक आ गया, यानी कि बढ़ ही रहा है ना उसमें। और ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो सूर्य की रोशनी है, वो फोटोन जो है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन में वो ये से टकराते हैं पृथ्वी के सरफेस से, लेकिन पृथ्वी का सरफेस है कि उसको लॉन्ग वेव रेडिएशन में भेजती है। तो इससे क्या होता है? हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसको, एटमॉस्फेयर उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, इससे हमें गर्मी लगती है। लेकिन ये ट्रोपोस्फीयर में होता है, इसीलिए हमें जैसे ही हम ऊंचाई में चले जाते हैं हमें ठंड लगती है। लेकिन ये समताप मंडल में क्या है? वहाँ कोई एटमॉस्फेयर वगैरह तो ऐसा है नहीं, रियल एटमॉस्फेयर है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक ओजोन मंडल है। ओजोन मंडल में क्या है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या करती हैं? टकराती है। टकराने के बाद क्या है? ओजोन मंडल उसको मतलब एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसको रिफ्लेक्ट बैक करता है। तो वहाँ थोड़ी सी इसलिए गर्मी रहती है, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, रिफ्लेक्ट बैक करता है। उसके बाद मध्य मंडल में क्या है? टेम्परेचर फिर घट जाता है। वहाँ पे कोई ऐसा ये नहीं है कि मध्य मंडल में, देखो हम ऊंचाई में जा रहे हैं मध्य मंडल में, तो उसमें और गर्मी होनी चाहिए ना, लेकिन गर्मी नहीं होने का क्या वजह है? क्या रीजन है? कि भाई वहाँ पे कोई ऐसा मतलब परत नहीं है जिससे कि जो सूर्य का जो रोशनी है उसको एब्जॉर्ब या फिर रिफ्लेक्ट करने का कोई ऐसा है ही नहीं, इसीलिए वहाँ पे ऊंचाई के साथ ये टेम्परेचर घटती है। उसके बाद बहिर्मंडल में आयन मंडल है, आयनोस्फीयर है, इसीलिए क्या है? वहाँ पे ये टेम्परेचर फिर से एक बार बढ़ जाती है। यानी कि देखो क्षोभ मंडल में क्या है? टेम्परेचर ऊंचाई के साथ घटती है, उसके बाद समताप में वो बढ़ती है ऊंचाई के साथ, फिर मध्य मंडल में घटती है, फिर देखते हैं हम कि बहिर्मंडल में फिर बढ़ती है। ये 1200 डिग्री सेल्सियस तक ये जाता है। और जो मिटियोर जो बर्न होते हैं, जो टूटता हुआ तारा बोला जाता है जिसको, वो मिटियोर का बर्न कहाँ होता है? ये मीजोस्फीयर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि मिटियोर रहता है बहुत ज़्यादा गर्म, मीजोस्फीयर का टेम्परेचर रहता है बहुत ज़्यादा कम रहता है। तो इसमें क्या होता है? ये घर्षण की वजह से वो बर्न कर जाते हैं। और जो आयन मंडल कहाँ पे? बहिर्मंडल में है। और आयन मंडल का देखो DEFG परत है, ठीक है। इसमें 80 किलोमीटर में है, डी परत है, ई परत 90 किलोमीटर में है, F 150 में, G 400 किलोमीटर में है, 640 में है। 640 यानी कि बहिर्मंडल हो गया वो। ये सब आयन मंडल है। ये यहीं से तो ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट ये सब सारे भेजे जाते हैं। और करमान लाइन एक होता है, कितना? 100 किलोमीटर से ज़्यादा वो करमान लाइन हो जाता है, अंतरिक्ष। आगे हमारा वायुमंडल की परतें हैं। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल 2 परतों से बटा हुआ है। ये सममंडल यानी कि होमोस्फीयर और विषममंडल हेटेरोस्फीयर में बटा हुआ है। ये अधिकांश मौसमी गतिविधियां किस वायुमंडलीय परत में घटित होती है? क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में। इसलिए क्या करते हैं?
जो एरोप्लेन रहते हैं वो क्षोभ मंडल से ऊंचा समताप मंडल में उड़ना चाहते हैं, क्योंकि उसमें क्या डिस्टर्बेंस नहीं होता है। वायुमंडल की कौन सी परत विमानों को उड़ाने के लिए आदर्श मानी जाती है? समताप मंडल, क्योंकि उसमें क्या है, मौसम की वजह से दिक्कत नहीं होता है। मौसम वहाँ ये सारे मौसमी गतिविधियां तो क्षोभ मंडल में होता है ना। ओजोन परत वायुमंडल की किस में अवस्थित है? ये समताप मंडल में है ओजोन परत। पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल ओजोनोस्फीयर की ऊंचाई कितनी होगी? लगभग 15 से 35 किलोमीटर है ऊपर, 15 से 35 किलोमीटर है। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? ये आयन मंडल है, आयनोस्फीयर है ये आयन मंडल। फिर कौन सी अक्रिय इनर्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? रेडोन नहीं पाई जाती है वायुमंडल में। आगे हमारा वायुमंडल की कौन सी परत दूरसंचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? आयन मंडल है, आयन मंडल है दूरसंचार के लिए। संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं? तारामंडल एवं बहिर्मंडल ये हैं, एक्सोस्फीयर में है। पृथ्वी पर हम हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्यताप को परावर्तित करता है। पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्यताप को परावर्तित करता है। ये जो हिम क्षेत्र रहते हैं वो सर्वाधिक सूर्यताप को क्या करते हैं? परावर्तित, रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं? 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सबसे उच्चतम तापक्रम। आगे हमारा है साफ रातें मेघ युक्त रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों लगती है? विकिरण की अनुपस्थिति के कारण ये लगती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है? लगभग 64 किलोमीटर तक पाई जाती है। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? आयन मंडल में पाई जाती है। यह समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर क्या होता है? ये ओजोन परत का क्या वर्क है? ये पराबैंगनी विकिरण को रोकता है। क्या करता है? पराबैंगनी विकिरण को रोकता है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कौन सा ये है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कौन सा है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। और मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। वर्ष 1987 में यह सहमति बनी थी। वायुमंडल की किस परत में वान एलन रेडिएशन बेल्ट की उपस्थिति पाई जाती है? आयन मंडल बहिर्मंडल में है। आप देखो पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन कितना है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78.08% है, 78.8% है। ऑक्सीजन O2 20.95 है। आर्गन है Ar 0.93 है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.036 है। नियोन है Ne 0.002 है। हीलियम है He 0.0005 है। क्रिप्टोन है Kr 0.0001 है। जेनॉन है ये Ze से है 0.0009 है। हाइड्रोजन H2 है 0.0005 है। अब देखो इसको याद करने का एक ट्रिक है, कुछ दूर तक तो हम याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे? देखो N है नाइट्रोजन, O है, C है, एक मिनट रुकना। देखो N, अरे यार N नो AC, इससे याद करना है। कैसे याद रख दिखाता फिर। नो AC, नो से नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन O से है, फिर आर्गन है A से है, और कार्बन डाइऑक्साइड है C से है। तो नो AC से हम याद रख सकते हैं 4 तक, क्योंकि क्या है ना कि ये क्वेश्चन आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा इस बार JPSC में दिया हुआ था। मतलब थोड़ा सा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन याद होता है, लेकिन नीचे वाला आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए याद रखें नो AC से हम 4 यहाँ से याद कर सकते हैं। और ये नीचे वाले आप और भी ट्रिक लगा के NH क्या बन सकता है? ये नो AC, उसके बाद NH लगा सकते हो, फिर क्रिप्टन, जेनॉन, जाम, कुछ ऐसे ही कुछ ट्रिक बना सकते हो। ऊपर 4 के लिए नो AC और नीचे 2 के लिए NH लगा दो। नो AC NH, ऐसे NH किसके लिए? नियोन और हीलियम के लिए लगा दो। तो बहुत काफ़ी कितने तक? 6 तक याद हो जा रहे हैं।
मध्य मंडल मेजोस्फीयर सीमा पर तापमान गिरकर -95 डिग्री औसत पर पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है ये। अरे यार, एक मिनट, कितना -95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। अब हम पढ़ेंगे चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे? चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। वायुमंडल में पाए जाने वाले चक्रीय पवन विक्षोभों को चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये वस्तुतः निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। क्या होते हैं? ये निम्न वायुदाब के क्षेत्र होते हैं। इन पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में अनुकूल होती है। उत्तरी गोलार्ध में है एंटी क्लॉकवाइज होते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज होते हैं। चक्रवात के प्रकार कौन कौन से हैं? चक्रवात शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। टेम्परेट साइक्लोन है और ट्रॉपिकल साइक्लोन है। कर्क रेखा व मकर रेखा के निकट कौन सा चक्रवात उत्पन्न होता है? ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न होता है। टाइफून चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? चीन सागर प्रभावित होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय 35 से 65 डिग्री। ग्रीष्म काल में इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस ITCZ का विस्थापन भूमध्य रेखा से किस गोलार्ध की ओर होता है? यह उत्तरी गोलार्ध में होता है। ये देखो, यहाँ पे है चक्रवात, ठीक है, चक्रवात है। निम्न दाब क्षेत्र में कितने ये रहते हैं? टेम्परेचर है 1023 MB, 1020 MB, 1017 MB है, फिर 1014 MB है, 1011 है। फिर शीत वाताग्र इस तरह के होते हैं, जो ठंडी ये है ठंडी हवा इस टाइप जाएंगे और जो गर्म हवा ऊपर की ओर चली जाएंगी, इस तरह का होगा। दक्षिण पश्चिम शीत चतुर्थ और दक्षिण पूर्व उष्ण चतुर्थ। टोर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु किस मापक का प्रयोग किया जाता है? यह फुजीटा स्केल का, फुजीटा। टोर्नेडो का संबंध मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से है। ये विली क्या है? उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया वो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। तूफानों की निरंतर गति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये साफिर सिम्पसन स्केल का प्रयोग किया जाता है। विश्व के प्रमुख चक्रवात 2021 में गुलाब भारत में, तोकते भारत में, यश भी भारत में, फराजी हिंद महासागर में, जवाद है बंगाल की खाड़ी भारत में। 2022 में आसानी बंगाल की खाड़ी में, इमनाती हिंद महासागर में, एलेक्स अटलांटिक महासागर में, बोनी अटलांटिक महासागर में, सितरंग बंगाल की खाड़ी में, शाहीन अरब सागर में, गुलाब बंगाल की खाड़ी में। 2023 में फ्रेडी दक्षिणी हिंद महासागर में, बिपरजॉय ये उत्तरी हिंद महासागर में, ये केवियन दक्षिण हिंद महासागर में, तेज अरब सागर में है, निचोंग बंगाल की खाड़ी में है, हामुन बंगाल की खाड़ी में है, मिधिली बंगाल की खाड़ी में है, जेस्पर उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। 2024 में किरिली ऑस्ट्रेलिया में है, बिलाल है हिंद महासागर में, फिलिपो हिंद महासागर में, रेमल बंगाल की खाड़ी है, टाइफून गेमी चीन, ताइवान और फिलीपींस में है, मेगन ऑस्ट्रेलिया में है, गेमन मेडागास्कर में है, अल्वारो मेडागास्कर तट में है, दाना बंगाल की खाड़ी है, असना अरब सागर में। 2025 में ये अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया में है, गोरेंस ये मॉरिशस में, रे फिजी में, मोथा बंगाल की खाड़ी में, डेबी अमेरिका एवं द्वितीय ये बंगाल की खाड़ी में है। बैरोमीटर में पारे के स्तर मरकरी लेवल की अचानक गिरावट किस घटना का सूचक है? तूफान आने का। मरकरी स्केल जैसे ही लेवल उसका घट रहा है मतलब जानो तूफान आने का ये संकेत है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन उत्तरी गोलार्ध में कब उत्पन्न होती है? केवल शीत ऋतु में उत्पन्न होती है। यह भारत में चक्रवातीय पूर्वानुमान की जानकारी कौन देता है? क्षेत्रीय विशेष मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली। चक्रवात के केंद्र को किस नाम से जाना जाता है? चक्रवात की आंख के बोला जाता है, आई ऑफ साइक्लोन। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होती है। ट्रॉपिकल साइक्लोन संयुक्त राज्य अमेरिका के किस क्षेत्र को टोर्नेडो एली कहा जाता है? यह मिसिसिपी मिसौरी घाटी को बोला जाता है टोर्नेडो एली।
चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब जबकि परिधि की ओर से उच्च दाब की स्थिति होती है। तब परिचक्रवात में किसके विपरीत में इसके विपरीत होती है। देखो चक्रवात के केंद्र में क्या है, निम्न दाब लो प्रेशर, जबकि परिधि की ओर उच्च दाब की स्थिति होती है। जबकि प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन में इसके विपरीत स्थिति होती है। अब पवने एवं आर्द्रता पढ़ेंगे, विंड एंड ह्यूमिडिटी पढ़ेंगे। दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं के बाईं ओर विचलन का कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन है। किसका है, पृथ्वी का घूर्णन की वजह से यह सब होता है। चालीसा पवने किस महासागर से प्रभावित होती है, हिंद महासागर से चालीसा पवने हैं। उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवने व्यापारिक पवने कहलाती है। ये क्या कहलाती है, व्यापारिक पवने कहलाती है। ग्रीष्म व शुष्क पवन जोंडा को एंडीज की मैदानी भागों में किस नाम से जाना जाता है, यह शीत फोन के नाम से जाना जाता है, विंटर फोन। दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश से 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश की ओर से चलने वाली स्थायी पवनों को क्या कहते हैं, यह पछुआ पवन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में तापमान बढ़ जाता है। ये चिनूक हवाओं के प्रभाव से सर्दियों में क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। कोरियोलिस बल की खोज किसने की थी, ये जीजी कोरियोलिस ने की थी। सिरक्को पवन के प्रभाव से होने वाले वर्षा को किस नाम से जाना जाता है, यह रक्त वर्षा, ब्लड रेन के नाम से जाना जाता है सिरक्को। स्थानीय पवने ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर से तथा शीत ऋतु के 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती है। स्थानीय पवने ग्रीष्म ऋतु के 6 माह समुद्र से स्थल की ओर चलती है, तो शीत ऋतु में 6 माह स्थल से समुद्र की ओर चलती है। डॉक्टर हवा, डॉक्टर विंड को किस नाम से जाना जाता है, यह हर्मटन पवन कहलाती है। ये रोम नदी से भूमध्य सागर तक प्रभावित होने वाली मिस्ट्रल किस प्रकार की पवन है, ये ठंडी ध्रुवीय पवन है, ठंडी ध्रुवीय पवन है, ये पोलर विंड है। दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फीयर में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य पछुआ पवनों की प्रचंडता को 40 डिग्री अक्षांशों के समीप गरजती चालीसा बोला जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। 40 डिग्री के अक्षांशों को चालीसा बोला जाएगा, 50 डिग्री के समीप प्रचंड पचासा बोला जाएगा और 60 डिग्री अक्षांशों के बीच चिकता साठा के नाम से जाना जाता है। ये ठीक है, इसलिए यहाँ पे पवनें इतनी तेज चलती है ना, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, लैंड बहुत कम है, वहाँ समुद्र ही समुद्र है, तो वहाँ जो ये हवाएं चलती है बहुत तेज चलती है। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें हैं चिनूक, ये रोकी पर्वत, गर्म व शुष्क हवा है ये चिनूक। फोन है अल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड, गर्म व शुष्क हवा है। सिरोक्को है मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, स्पेन, कनारी व मेडिस द्वीप, गर्म शुष्क और रेत भरी पवनें हैं सिरोक्को। कहाँ का, मिस्र, लीबिया, ट्यूनीशिया, स्पेन, कनारी व मेडिस द्वीप। ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर कहाँ चलती है, ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में। प्रकार है गर्म एवं धूल भरी, शुष्क है। सिमुक है अरब के रेगिस्तान में, गर्म व शुष्क हवा है। हर्मटन है सहारा रेगिस्तान में, गर्म तथा शुष्क हवा है। ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में, उष्ण व शुष्क हवा है। नॉर्वेस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड भारत, काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, यह गर्म व शुष्क हवा है। लू उत्तर भारत में, प्रचंड व शुष्क हवा है। मिस्ट्रल स्पेन व फ्रांस में है, ये ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं। टेम्पोरल ये मध्य अमेरिका में मानसूनी हवा है। ये बोरा है इटली व युगोस्लाविया में, शुष्क एवं अत्यधिक ठंडी हवा है। ब्लिजर्ड साइबेरियाई क्षेत्र, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ध्रुवीय हवाएं हैं ये। नॉर्टे संयुक्त राज्य अमेरिका में है ये, और ये ध्रुवीय पवनें हैं। मेस्ट्रो ये भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्तर पश्चिम पवनें हैं। ये दक्षिणी बस्टर न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में तेज व शुष्क ठंडी पवनें हैं। लेवेंटर दक्षिणी स्पेन फ्रांस, पूर्वी ठंडी पवनें हैं। ध्रुवीय पवनें उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। जो ध्रुवीय पवन है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी से दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वन के बारे में।